हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की जो कहानी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें जिम कॉर्बेट साहब की विचारधारा, उनकी विचारधारा को पूरी तरह बदल दिया था। इस कहानी के अंत में बताऊंगा कैसे क्या। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, कोशिश कीजिए कि पूरी सुने। और बहुत छोटे में सुनाऊंगा, लंबा टाइम भी नहीं लूंगा। सबसे पहले तो आप सबका दोस्तों स्वागत करता हूँ उत्तरांचल डायरीज में। दीदियों, बहनियों, नानतीनों, भुला, दाजू, सब लोग कैसा, सब मजे में। बस सब मस्त रहने चाहिए, बिंदास रहने चाहिए, यही लाइफ है। तो दोस्तों ये कहानी है बैचलर ऑफ पावलगढ़। बैचलर के नाम से कंफ्यूज मत होइए, ये बैचलर टाइगर को लेकर के है। अब इसको बैचलर क्यों कहा गया ये स्पष्ट तो नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं मिला मुझे कि ये बैचलर क्यों कहलाया। मेरे को लगता है कि शायद उस जहाँ पे जो इसकी टेरिटरी थी इस बाग की, यहाँ पे कहीं पे कोई बाघिन नहीं थी इस एरिया में, क्योंकि कभी इसको जोड़े में देखा नहीं गया था, कभी इसके साथ में दूसरी कोई बाघिन दिखाई नहीं पड़ी थी, तो तब शायद इसको बैचलर मान लिया गया था कि ये बैचलर है। यही रीज़न रहा होगा, और क्या हो सकता है। कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ की खूबसूरती, उसकी कोई क्वालिटी उसकी जान की दुश्मन हो जाती है। अब उदाहरण तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि बड़े विभत्स हैं, जैसे तेजाब कांड हो जाते हैं, एसिड अटैक जिनको बोलते हैं, तो कई चीज़ें हैं। तो ऐसा ही इस बाघ के साथ भी था। इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन हो गया था वो इसकी खूबसूरती, इसका विशाल काय शरीर। विशाल काय बोल रहा हूँ तो आप समझिए कितना बड़ा विशाल होगा। इसकी जो लंबाई थी, जब मारा गया, नापी गई, तो 10 फुट 7 इंच, जी 10 फुट 7 इंच निकली। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा ये बाग रहा होगा। जिम कॉर्बेट साहब को कैसे इस बाग के दर्शन हुए, पहले ये समझना जरूरी है। जिम कॉर्बेट साहब अपने विंटर हाउस में आए हुए थे। आपको पता है जिम कॉर्बेट साहब के दो घर थे, एक नैनीताल में और एक कारादुंगी में। नैनीताल में इनका समर हाउस था, गर्मियों में वहाँ चले जाते थे, और विंटर हाउस कारादुंगी में था, एक कारादुंगी आ जाते थे जाड़ों में। तो ऐसी एक सर्दी की सुबह ये अपने घर से करीब 3 मील पीछे इनके एक घास का मैदान था, जिसकी जो करीब 400 गज लंबा और 200 गज चौड़ा था, जिसके चारों तरफ बड़े खूबसूरत पेड़, लताएं, बेल, फूल, बहुत खूबसूरत नज़ारा था। इस मैदान के पीछे से छोटी सी पहाड़ी भी शुरू हो जाती थी, जिससे तरह तरह के पेड़ थे। तो ये व्यू बड़ा खूबसूरत था। तो जिम कॉर्बेट साहब भी मैदान को पार करके एक थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ के ऊपर एक पेड़ की जड़ में जाके बैठ के नेचर का आनंद ले रहे थे। चिड़ियाएँ चहचहा रही थी, तितलियाँ उड़ रही थी वो अपना पौधों पे, और जो नीचे हरी घास का मैदान था वो पूरा जो है वो ओस की बूंदों के कारण चमक रहा था। वो बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। इतने में इन्होंने एक नज़र गई, कुछ दूरी पे एक हिरन इनको देख रहा है, और देखने के बाद उसने एक कॉल करी, अलर्ट कॉल। और इन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया, तो फिर देखा कि झाड़ से, सामने एक झाड़ से, इनके थोड़ा नीचे झाड़ से एक काफ़ी बड़ा सर बाहर निकला झाड़ियों के बीच से। उसने दाएं बाएं देखा, और फिर अपनी राजसी चाल जो थी ना, रॉयल वॉक, ढाप ढाप इत्मीनान से उस मैदान को पार करने लगा। सूरज की चमकती हुई जो किरणें थी वो उसकी स्किन में पड़ रही थी, उसकी त्वचा में, जिससे वो त्वचा और निखर रही थी। जो उसके स्ट्राइप्स थे, वो भूरी पीली और वो काली टाइप की जो पट्टियाँ थी, और चमक रही थी। और बड़े इत्मीनान से, बड़ा मस्ती से दाएं बाएं देखते हुए अपना जंग उस मैदान को पार कर रहा था। हिरण की कॉल, उसके बाद में वहाँ पे कुछ मुर्गियाँ थी
जो कुड़कुड़ाने लगी उसको देख के, बंदर लंगूर वगैरह पेड़ में थे जो खी करने लगे उसको देख के। यूँ समझिए कि जैसे कोई वीआईपी चला जा रहा है, कोई नवाब साहब जा रहे हैं और बाकी लोग उनको सलाम ठोक रहे हों। तो वनराज का भव्य स्वागत कर रहे थे सभी जीव। अब वो बड़े इत्मीनान से मैदान को क्रॉस करके गया। वहाँ पे एक पानी का स्रोत था, एक कुंड था। वहाँ पे आराम से उसने पहले पानी पिया। पानी पीने के बाद उसने एक छलांग से स्रोत को पार किया और सामने के जंगलों में चला गया ऊपर। और वहाँ से जाके उसने पीछे मुड़ के देखा और 3 बार दहाड़ा, जोर से दहाड़ा। मतलब ये समझिए कि उसने अभिनंदन स्वीकार किया। जो अन्य जो जानवरों ने जो कॉल वगैरह करी थी उन सबका अभिनंदन स्वीकार किया। ओके बॉस, गुड मॉर्निंग, ओके गुड मॉर्निंग। और अपनी उपस्थिति और अपनी शाही, अपना अंदाज दिखाते हुए वो वहाँ से चला गया। जिम कॉर्बेट साहब को बड़ा अद्भुत नज़ारा लगा और इतना विशाल बाग, इतना बड़ा शेर लाइफ में कभी नहीं देखा था। वो भी बड़े इम्प्रेस हो गए और वो भी आ गए अपना घर लौट के। दिन कट रहे थे। इनका डाकिया जो था वो रोज करीब 7 किलोमीटर जाता था और 7 किलोमीटर आता था। तो वो आया इनके पास एक शाम को और आकर के बोला, साहेब मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े बाघ के पाँव नहीं देखे। तो जिम कॉर्बेट साहब ने बोला, अच्छा भाई कहाँ? बोले, साहब जब मैं आ रहा था तो रास्ते में पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हुए करीब 200 गज तक वो मेरे आगे आगे थे और मैं उन पाँव को देखते देखते उनके पीछे उनको नोटिस करते हुए आ रहा हूँ कि साहब इतने बड़े बाघ के पाँव, इतने बड़े बाघ के पाँव। शाम हो गई थी तो उस टाइम तो कुछ था नहीं। तो अगले दिन जिम कॉर्बेट साहब ने विचार किया कि चलो देखा जाए। तो उनकी एक्टिविटीज़ को देख करके, जो उनका कुत्ता था रॉबिन, रॉबिन की याद होगी आपको, मैंने एक वीडियो में रॉबिन के ही ऊपर बनाया हुआ है पूरा वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है रॉबिन की। रॉबिन कुत्ता नहीं था, उनका साथी था, उनका दोस्त था, उनके एक एक इशारे को समझता था और खुद अपने आप में एक कॉर्बेट था, खुद एक अपने आप में शिकारी हो गया था। बस गन नहीं चला सकता था, बाकी सारे गुण शिकारियों वाले उस कुत्ते के अंदर मौजूद थे। खैर उसको लेकर के ये चले, उस जगह में पहुंचे। अच्छा, रॉबिन भी इनकी तैयारी वारी देख के समझ गया था कि आज कुछ जो है खेल बड़ा है, आज कुछ छोटा मोटा शिकार विकार नहीं है, कोई बड़ा ही खेल होना है। तो वो भी बिल्कुल अपना अलर्ट फुट हुआ होकर के इनके साथ चल दिया था। अच्छा, वो जो डाकिया था उसने बताया था कि साहब, जब उससे पूछा कि तुमने कहाँ पे देखा तो उसने बताया, साहब जो वो बादाम का पेड़ है उसके पास देखा था। तो बादाम का पेड़ मतलब एक तरह से लैंडमार्क था जिम कॉर्बेट साहब के घर के लिए, एक लैंडमार्क था। जैसे होता है ना कि मेरा ही घर है, मेरा घर कहाँ है भाई, मेरा घर यार ये योजना भवन के ठीक सामने एक रोड आती है, अंदर आके एक पार्क आएगा, उसके पास में मेरा घर है। ऐसे ही अपने घर का एड्रेस हम लोग बताते हैं, क्या है भाई, एक पीसीओ है, पीसीओ के बगल से गली में अंदर आ जाना, मेरा घर आ जाएगा। या एक पान की दुकान है। तो एक इसी तरह से लैंडमार्क था वो बादाम का पेड़, कि साहब बादाम के पेड़ के पास देखा था। तो जिम कॉर्बेट साहब के घर से करीब 2 मील की दूरी पे था वो बादाम का पेड़। अब ये अपने रॉबिन के साथ उस जगह पे पहुंचे। वहाँ पे इन्होंने देखा वाकई में बहुत बड़ा पाँव, बाघ का निशान। इन्होंने उस टाइम में जो ये तो पूरा यूनाइटेड प्रोविंस था ना उस टाइम में, उत्तरांचल अलग नहीं था, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल एक था, लेकिन उत्तर प्रदेश भी नहीं था यूपी, लेकिन यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। तो इसके ये नैनीताल के जो कमिश्नर थे वो थे विंडम। विंडम साहब अपने 2 साथियों के साथ आए हुए थे। उन्होंने भी बाघ के निशान को चेक किया कॉर्बेट साहब के साथ में। बोले ये तो बहुत बड़ा बाघ है। बोले ये कितना बड़ा बाघ हो सकता है? क्या यार कुछ भी हो, ये 10 फीट से तो बड़ा है। और उनके साथ में उनके 2 साथी और आए हुए थे। उन्होंने बताया कि साहब ये बाघ कम से कम 10 फुट 5 इंच का होगा। दूसरा साथी बोला, साहब हाँ करीब 10 फुट 5-6 इंच तो होनी चाहिए, ये पाँव के निशान देख करके तो यही लग रहा है। इसके अलावा और भी कुछ शिकारियों ने इस बाघ के बारे में बताया था। जैसे फ्रेड एडरसन जो थे वो इसको मारने के लिए गए थे, क्योंकि ट्रॉफी हंटिंग के लिए ये एक बहुत बड़ा शिकार था। 10 फुट का बाघ होना मतलब
इतना बड़ा बाग आपके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए, या किसी व्यापारी ने बेचना, जो ये खालवाड़ या ये सब बेचने का काम करते थे उस टाइम में, उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा एक वैल्यू था। और पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, जो रईसी दिखाई जाती थी, वो बाघ के सर लगे हुए ट्रॉफी की तरह से दीवारों में, या बारहसिंगे का, या हाथी के दांत। तो ये सब चीज़ें रखना घरों की एक शान हुआ करती थी कोठी वालों की। तो भाई ये इसके लिए बड़े बड़े लोग इसको शिकार करना चाहते थे, तो एडरसन साहब भी गए थे। एडरसन साहब को मौका भी मिला, बहुत बढ़िया मौका मिला था उसको मारने का, लेकिन जैसे ही वो इनके सामने आया, इनकी गन जो थी इनके मचान के रास्ते में उलझ गई। जब तक ये उसको निकालते उतनी देर में बाघ जो है भाग गया। तो उन्होंने बताया था इस बाघ को की तुलना करी थी, ये घोड़े के बराबर है, इतना बड़ा बाघ है कि घोड़े के बराबर है। उसके बाद में ह्यू एडी साहब ने भी जो है इसके शिकार की सोची, ट्रॉफी हंटिंग, वो भी गए शिकार पे। अब वो थोड़ा इत्मीनान से थे कि चलो अभी करते हैं, शिकार भी करते हैं अभी, तो वो अपना जो है पाइप वाइप कुछ भर रहे थे, उतने में बाघ उनके सामने आ गया और चला गया। ये कुछ कर ही नहीं पाए, क्यों, इनके हाथ में तो पाइप था, पाइप भरने में लगे हुए थे अपना तंबाकू से। तो दो मौके ये थे। इसके अलावा कई लोकल शिकारी, जैसे उस टाइम में सरकार ने एक नियम घोषित किया था, एक नियम बनाया था कि शिकार सिर्फ दिन में होगा, रात में शिकार नहीं होगा। और शिकार की परमिशन मिलती थी, परमिट मिलता था, वो 15 दिन से 1 महीने तक का होता था, या तो 15 दिन का या 1 महीने का। अमूमतः तो 15 दिन का होता था। तो कई शिकारी इस ट्रॉफी के चक्कर में इसके लिए 15 दिन का परमिट लेके आए थे, लेकिन ये शिकार किसी के हाथ नहीं आ रहा था। कारण क्या था, इसने जो अपना घर बनाया था, ये जिम कॉर्बेट साहब का जो कालादुंगी वाला घर था, इससे 6 मील दूर एक पहाड़ियों के बीच का एक एरिया था, जिसमें घनी झाड़ झंकार, पेड़ घने, एक वैली थी जो जिसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, और दोनों तरफ खड़े 100 मीटर से ऊंचे खड़े, दोनों तरफ खड़े पहाड़ थे, जिनके बीच से जाकर के रास्ता था, और जहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल होता था एक आम आदमी के लिए। उन दिनों जो शिकार होता था तराई वगैरह के क्षेत्र में, हाथी की पीठ में बैठ के होता था। यहाँ पे हाथी जा नहीं सकता था, तो यहाँ पे जिस शिकारी को भी जाना होगा तो उसको पैदल ही जाना है। और पैदल ऐसी भयानक जगह में जाना तो बहुत मुश्किल और बड़ा कठिन है, क्योंकि बाघ दिखे ना दिखे, बाघ शिकारी को जरूर देख लेगा, और देख लेगा या तो भाग जाएगा, छिप जाएगा, या हो सकता है अटैक कर देगा। इस तरह से ये बाघ जो है 10 सालों से निश्चिंत होकर के रह रहा था, और 10 साल तक इसके ऊपर एक खरोच भी नहीं आई थी। 1930 में गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था पेड़ों के कटान करने का, तो उस टाइम में इस जगह का भी कटान शुरू हुआ। जब इन पेड़ों का कटान शुरू हुआ तो ये बाघ थोड़ा सा परेशान हुआ, थोड़ा गुस्से में भी आया, और लेकिन करे क्या, तो ये इसने अपना स्थान चेंज कर लिया, बदल लिया। अब ये दूसरी कहीं जगह जाके रहने लग गया था। अब जिम कॉर्बेट साहब ने जब पाँव के निशान इसके देखे और निशानों का पीछा करना शुरू किया, तो वो जो रॉबिन था वो समझ गया कि मुझे अब बाघ को ढूंढना है। तो वो सूंघते सूंघते चला जा रहा था। रास्ते में कहीं जंगली मुर्गियाँ दिख रही थी, कहीं हिरन दिख रहे थे, लेकिन रॉबिन को आज इनसे कोई मतलब नहीं था। रॉबिन को आज एक टारगेट फिक्स था, बाघ। वो थोड़ा आगे बढ़ा, वो जो बादाम का पेड़ था उसको क्रॉस करके उस पंजों को देखते देखते आगे बढ़ा, और करीब आधा मील आगे जा करके अचानक वो जो है दाहिने हाथ में झाड़ी के अंदर घुस गया। जिम कॉर्बेट साहब भी उसके पीछे पीछे झाड़ी में घुस गए। कुछ दूर और झाड़ी के अंदर घुसे तो झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा घनी होती गई, और रॉबिन की एक्टिविटीज़ को देख के लग रहा था कि इसको जो है बाघ की गंध मिल गई है। जिम कॉर्बेट साहब को भी ये आइडिया आ गया कि बाघ जो है यहीं पे कहीं पे आसपास है, पाँव के निशान भी दिख गए हैं, और रॉबिन को गंध भी दिख रही है, आ रही है। इन्होंने, क्योंकि घनी झाड़ थी और बड़ा वैसा वो था, तो इन्होंने रॉबिन को उठाया और गोद में रख लिया। उसकी पिछली टांगें अपनी जैकेट की जेब में डाल दी, चौड़ी जेब, उस पर दोनों टांगें डाल दी। रॉबिन समझदार था, मैंने आपको बताया, रॉबिन को पता था क्या करना होता था ऐसे टाइम में। रॉबिन ने 2 टांगें तो उनकी जेब में डाली और 2 टांगें उनके गले में डाल दी, और अपनी गर्दन एक कंधे में रख दिया, जो उल्टा कंधा था जिसमें से वो गन नहीं यूज़ करते थे।
जैसे इस कंधे में रख के गन चलानी है उनको, तो वो इधर पे उसने अपना सर रख लिया। और उसे ये बंदूक की आवाज़ का भी आदी था रॉबिन, उसको बचपन से प्रैक्टिस दी गई थी बंदूक की आवाज़ की। और उसे ये भी पता था कि अगर ये गन ऐसी पोजीशन में है तो हिलना भी नहीं है, अगर वो जरा भी हिला तो शिकार चूक जाएगा, गन हिल जाएगी। वो सब चीज़ें जानता था। मैंने बताया ना, वो अपने आप में जो है एक शिकारी था। तो वो भी बिल्कुल चिपक के जो है जिम कॉर्बेट साहब से शांत होकर के बिल्कुल बैठ गया। जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा कि यार अब पता तो चल गया है और है इस तरफ ही, तो ऐसा है अब हम वापस लौटते हैं और फिर मैं दोबारा आके इसको देखूंगा। कारण ये था कि इनके पास तो उस टाइम में प्रॉपर गन नहीं थी। ये जो गन अपने साथ लेके चले थे, इस गन से ये किसी इतने बड़े विशालकाय बाघ का शिकार नहीं कर सकते थे। दूसरी चीज, बुलेट्स भी कम थी। तो इन्होंने रिस्क नहीं लिया और ये वहां से लौट गए। लौटने के बाद में ये अपना घर आए, नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद में इन्होंने रॉबिन को छोड़ा और ये चल पड़े उसी दिशा में। अब जब ये वो बादाम के पेड़ के पास पहुंचे थे तो वहां से जब अंदर घूमे उस मैदान की तरफ को, जहाँ हरा मैदान मैंने आपको बताया था, उधर को घूमे तो इनको अचानक किसी आदमी की जोर जोर से चिल्लाने की और आवाज़ आने लगी। और साथ में जो भैंस होती है उसके गले में बजी जो घंटी बांध दी जाती है, टन टन टन, उसके चलने में हिलने में जो बोलती है, उसकी आवाज़ आ रही है। आदमी चिल्ला रहे। इन्होंने इधर उधर देखा, सामने पहाड़ी पे देखा एक पेड़ के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ है, अपनी कुल्हाड़ी की जो पिछला हिस्सा होता है उससे पेड़ में भी मार रहा है जोर जोर से। काट नहीं रहा है, धार वाले हिस्से से नहीं, उल्टी साइड से पेड़ में भी मार रहा है। और हाट हाट खड़ी हाट जो किया जाता है शोर शराबा, वो कर रहा है। जिम कॉर्बेट साहब को शक हुआ कि शायद वहाँ पे बाघ हो सकता है। तो जिम कॉर्बेट साहब जब घर से चले थे तो अपनी .450 जो राइफल उनकी पसंदीदा राइफल थी, भारी भरकम, उसको लेके चले थे। तो वो अब तैयार थे, गन भी थी, बुलेट्स भी थी और वो चल दिए। अब बाघ की शायद नज़र इनके ऊपर पड़ गई थी। अब बाघ जो है वहाँ से चला गया। वो आदमी नीचे उतर के आया, जिम कॉर्बेट साहब से मिला तो वो जिम कॉर्बेट साहब का एक पुराना परिचित था, वो भी एक शिकारी था। हालांकि वो जो है एक स्मगलर था, वो चोरी छिपे शिकार करके शिकार बेचा करता था, उसका धंधा था ये। और अपनी गन तो उसकी थी नहीं, वो गांव के मुखिया से गन लेके आता था और शिकार पे जाता था। इधर इसका झगड़ा हो गया था मुखिया से, तो मुखिया ने अपनी गन भी वापस ले ली थी और इसको गांव से निकाल भी दिया था। तो ये अपनी 20-25 भैंसों को लेकर के एक अलग जगह पे जाकर रहने लगा था। तो इससे जिम कॉर्बेट साहब को बताया, साहब बाघ था, भयानक बाघ, वो हम पे अटैक करने के लिए आ रहा था। तो जैसे अमूमतों में और दिनों तो आवाज़ करके और वो करके बाघ को ज़मीन से ही भगा देता हूँ, बाघ चला जाता है, मेरी भैंसें सुरक्षित रहती हैं। लेकिन आज आज तो साहब वो उल्टा मेरे पे गुर्राने लगा और आक्रमण की तैयारी करने लगा। और मैं तो फटाफट पेड़ में चढ़ गया। ये सारी भैंसें जो है पेड़ के चारों तरफ गोला बना के खड़ी हो गई और वो इसके बावजूद भी नहीं डरा, गया नहीं, वो चक्कर लगाने लगा। और उसके बाद अभी बस 2 मिनट पहले वो यहाँ से चला गया, तब जाके हमारी जान में जान आई है। तो जिम कॉर्बेट साहब ने पूछा, भाई कितना बड़ा बाघ था आखिर? साहब कितना बड़ा? वो साहब ऊंट के बराबर लगा लीजिए आप, इतना बड़ा था। तो मतलब पुष्टि हो गई कि पावलगढ़ का बैचलर जो था वो यही बात था। या ठीक है रुद्रा साहब, अब एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे जो है मेरे घर तक छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो बाघ है ये तो इतना बड़ा है, ये मेरी एक भैंस को एक दिन में खा जाएगा और 25 दिन के अंदर ये मेरी 25 की 25 भैंसें चट कर जाएगा। तो आज तो आप कम से कम मेरे को छोड़ ही दीजिए। तो जिम कॉर्बेट साहब को क्या प्रॉब्लम थी, वो अपना जो है चले गए उसको छोड़ने के लिए। और उसको छोड़ने के बाद में अपना लौट के आए तो उन्होंने सोचा कि चलो यार थोड़ी देर मैं यहीं पे बैठ के इंतज़ार कर लेता हूँ, क्या पता बाघ आ ही जाए। ये वहीं बैठ गए, बहुत देर हो गई, बाघ नहीं आया। अब इन थोड़ा सा उगने लगे तो मैंने बताया ना, ये अपने घुटने में सर रख के ऐसे सो जाते थे। इन्होंने गन रखी, घुटने मोड़े, घुटनों के ऊपर सर रखा और ऐसे रख के सो गए। काफ़ी देर हो गई, कुछ देर हो गई, अचानक एक जोरदार दहाड़ की आवाज़ आई और इनकी नींद खुली। और उसके बाद फिर दहाड़ की आवाज़ आई, एक बार फिर और दहाड़। तो 3 बार जो है बड़े जोर से बाघ की दहाड़ आई, जो इनके सामने
से कहीं से करीब आधा पौन मील दूर से आई थी। इनका जो आइडिया था वो आधा पौन मील दूर से ये आवाज़ आई, ये आइडिया इनको लगा। तो इन्होंने देखा कि यार चलो चला जाए उस तरफ को। इधर देखा तो इनसे बगल में थोड़ा सा हटके एक बैलगाड़ी का रास्ता था, जो बैलगाड़ी का रास्ता सीधा उसी तरफ जा रहा था जहाँ से बाघ की आवाज़ आ रही थी। लेकिन उस रास्ते में जो है, अब क्योंकि वो किसी ज़माने में वो रास्ता यूज़ होता था जब लकड़ियों को लाने के लिए बैलगाड़ियाँ वगैरह उस पर चला करती होंगी, लकड़ियाँ लाद के लाई जाती होंगी। अब इधर इस पर कोई ऐसा बैलगाड़ियों का आने जाना नहीं था, तो झाड़ झंकार वगैरह बहुत हो गए थे और रास्ता थोड़ा ख़राब भी था और झाड़ियों की वजह से थोड़ा रिस्की भी था। थोड़ी देर सोचने का जिम कॉर्बेट ने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं तो यार अब उसके पास जाऊं, उससे भी बेहतर ऐसा करता हूं कि इस बाघ को मैं अपने पास बुलाता हूं। अब अपने पास बुलाता हूं तो आप तो जानते ही हैं कि जिम कॉर्बेट साहब, मैंने आपको बताया कि कई तरह की आवाज़ें निकाल लेते थे कई जानवरों की। अगर बाघिन है तो बाघ की आवाज़ निकालते थे, बाघ है तो बाघिन की आवाज़ निकालते थे। इनको आवाज़, जब वो बाघ जो आवाज़ कर रहा था उससे इनको एकदम ध्यान आ गया, ओ हो ये तो विंटर्स हैं, और विंटर्स में तो ये इनका जो है प्रजनन का टाइम है बाघों का। ये जरूर अपनी मेट को, अपनी जो मेट हो उसको मिल जाए मीटिंग के लिए, और उसके लिए ये जो है कॉल कर रहा है, ये आवाज़ दे रहा है। तो इन्होंने जो है बाघिन की आवाज़ निकाली, एक पेड़ में चढ़े, वहाँ से चढ़ के इन्होंने बाघिन की आवाज़ निकाली, दोबारा निकाली, फिर वहाँ से बाघ ने आवाज़ दी, इन्होंने फिर आवाज़ निकाली, बाघ ने फिर आवाज़ दी और इनकी तरफ चलना शुरू किया। अब उसके बाद ये पेड़ से उतरे और पेड़ से उतर के ये इधर उधर जो है ढूंढने लगे कहीं छिपने की जगह, कहीं ऐसी जगह जहाँ से शिकार किया जा सके। इन्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो ये वहीं पे मैदान में ही, रास्ते से थोड़ा सा हटके उसी मैदान में घास के बीच में जाके लेके एक जगह पे लेट गए, मतलब लेट के निशाना ले लिया इन्होंने। और उसके बाद फिर इन्होंने एक कॉल और करी, जो बड़ी दबी आवाज में करी। वो शेर ने सुन ली, बाघ ने, उसने वहां से प्रत्युत्तर में जवाब दिया। इन्होंने आवाज सुनी और आइडिया लगाया कि इस आवाज के हिसाब से इस बाघ ने करीब 30 सेकंड में इस रोड पे आ जाना चाहिए, यानी मेरे सामने मेरी रेंज में आ जाना चाहिए। इन्होंने गिनती करनी शुरू करी, 1 2 3 4 5 6 7। गन को मजबूती से पकड़ लिया, जो सेफ्टी जो लॉक होता है उसको खोल दिया, ट्रिगर पे उंगली जमा ली अपनी और बिल्कुल अलर्ट, बिल्कुल पोजीशन लेके बिल्कुल गिनती करनी शुरू कर दी। 14 15 16 80 तक इन्होंने गिना। जैसे इन्होंने 80 गिना तो करीब 10-15 फुट की दूरी पे दाहिनी तरफ से एक झाड़ के बीच से एक बड़ा सा सर निकला बाहर। 100% समझ गए कि इतना बड़ा सर यही है पावलगढ़ का बैचुलर, ये पहचान गए। इन्होंने निशाना लिया और उसकी आंख से 1 इंच नीचे दाएं गोली दाग दी। बाघ के गोली लगी और उसके बाद जो हुआ वो जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि ऐसा कोहराम मचा उस जंगल में, जो मैं आज भी सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस दिन की घटना को याद करते हुए। आज भी सोचता हूं, मतलब आज की तारीख में नहीं, जब उन्होंने ये किताब लिखी तब की। वो गोली उसके लगी, बाघ हवा में उछला, उलट के उल्टा होके एक कोई पहले तूफान आया था, उस तूफान में एक पेड़ गिर गया था, उस पेड़ के ऊपर जाके गिरा और गिरते ही उसने जोर से दहाड़ों के साथ दहाड़ते बहाड़ते उसने जो है पेड़ को नोच दिया, आसपास की झाड़ियों को नोच डाला, सब की और दहाड़ना वहाड़ना, मतलब तूफान मचा दिया उसने, भूकंप ला दिया, मतलब ऐसा माहौल कर दिया कि जिम कॉर्बेट साहब जड़वत हो गए, खौफ से स्टैचू हो गए, हिल नहीं पाए। उनको ये तक नहीं रहा कि मैं सेफ्टी ये गन को अपनी रिलोड कर लूँ, क्योंकि उनको ये लगा कि अगर मैं रिलोड करूँगा ये आवाज़ करेगी और बाघ का ध्यान आएगा तो मेरे को तो मार ही देगा। ये बिल्कुल जैसे थे वैसे ही बिल्कुल पड़े रहे और उधर बाघ जो है तांडव किए हुए था, उसने पेड़ को उधेड़ डाला था, झाड़ियाँ जो उसको, जहाँ उसकी नजर जा रही, जो उसको दिख रहा उसको नोच तोड़ फोड़ उसने भयानक कर दिया। ये आधे घंटे तक ये वैसे ही पड़े रहे। उसके बाद इनको थोड़ा सा हिम्मत आई, इन्होंने अपने आप को ना क्रोल करते हुए, बैक क्रोल, पीछे पीछे को लेटे लेटे अपने आप को पीछे पीछे करना शुरू किया। करीब
25-30 गज तक ये ऐसे पीछे गए, और उसके बाद जब उसकी आवाज़ थोड़ा इनको हल्की सी सुनाई हुई तो ये घुटने पे आए अपने, और घुटने के बल सीधे एक पेड़ के पीछे जाके छिप गए। बहुत देर तक ये उस पेड़ के पीछे रहे, ये नोटिस करने के लिए कि कहीं बाघ इनके पीछे तो नहीं आ रहा है, कहीं बाघ को पता तो नहीं चल गया कि मैंने मारा है या क्या किया है। खैर बाघ नहीं आ रहा था, ये अपना घर लौट गए। घर लौटे अगले दिन ये अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा कारतूस, कुछ ज़्यादा कारतूस लेके चले, और एक आदमी को अपने साथ लिया और उसको लेके आए। कल जाते टाइम इन्होंने एक पेड़ मार्क कर लिया था कि इस पेड़ पे आदमी को बैठा के मैं देखूंगा। तो जब उस पेड़ के पास पहुंचे तो वो आदमी को इन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, इस पेड़ के टॉप पे चढ़ो और फलानी जगह पे देखो क्या हुआ है, और देखो कहीं आसपास में, कहीं पूरे एरिया में बाघ तो नहीं दिख रहा है, कहीं कोई आहट, कोई हलचल कुछ महसूस होता है, झाड़ियों में ध्यान से देखना। तो आदमी ऊपर चढ़ा, उससे देखा, सब चारों तरफ देखा और काफ़ी देर तक देखता रहा, और उसके बाद में फिर उतर के नीचे आया। जिम कॉर्बेट साहब ने पूछा हाँ भाई, तो उसने बताया साहब जहाँ पे आप बता रहे हो वहाँ पे तो बहुत भयंकर हुआ है, पूरा एरिया पूरा दब गया है, पत्तियाँ बिल्कुल वो हो गई हैं, झाड़ियाँ सपाट हो गई हैं, मैदान सा बन गया है, और लेकिन बाघ तो साहब कहीं भी नहीं है यहाँ आसपास, दूर दूर तक कहीं पे बाघ नहीं है। तो जिम कॉर्बेट साहब को ताजुब आया, ने कहा बाघ नहीं है और ये है वह है। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम दोबारा ऊपर चढ़ो और अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, नज़र रखना कहीं पे भी, जरा भी तुम्हें कहीं पे कुछ हलचल या कुछ भी शक हो, कुछ भी हो तो तुम मुझे इशारा कर देना। जिम कॉर्बेट साहब उस जगह पे गए तो वहाँ पे जाके देख के आंखें चौड़ी हो गई। जो शेर ने जो बवाल काटा था उस बाघ ने, वो बहुत रौद्र रूप बाघ का था, बिल्कुल झाड़ियाँ तो उसे जड़ से उखाड़ फेंकी थी, पेड़ तहस नहस कर दिए थे, और जगह जगह पे खून के छींटे बिखरे हुए थे, क्योंकि जैसे जहाँ गर्दन को घुमा रहा था उधर की तरफ खून उड़ रहा था। एक दो जगह ऐसी थी जहाँ पे खून के कुछ ज़्यादा स्पॉट थे, ज़्यादा खून गिरा हुआ था जहाँ पे, और 1-2 इंच का उनको जो है हड्डी का टुकड़ा भी मिला, जो बाघ के सर की हड्डी का था, यानी कि बुलेट घुसी थी और सर को फाड़ते हुए बाहर निकल गई थी और वो हड्डी को तोड़ते हुए, लेकिन बाघ नहीं था। खैर ये अपना आ गए, लौट के आए। लौट के आने के बाद में अगले दिन इन्होंने कहा कि चलो मैं अकेले ही जाऊंगा। ये चले अकेले। अब जैसे ही वो मैदान से क्रॉस किया इन्होंने, तो इनको नहीं सॉरी, थोड़ा सा अगले दिन नहीं, अभी पहले दिन की बात, जब फिर भी इनको भी कुछ समझ में नहीं आया, जब इन्होंने मुआयना किया उस जगह का, सब देखा दाखा इन्होंने, हड्डी मिली, उसके बाद लौट के उस पेड़ के पास आए, पेड़ में चढ़ गए और वहाँ से फायर करने लगे। अनावश्यक फायर हो रहे थे, ये झाड़ियों में जगह जगह पर अनशन फायरिंग कर रहे थे, कभी इधर फायर करे, कभी उधर करे, कभी उधर करे, जहाँ झाड़ दिख जाए वहाँ पे फायर कर रहे थे। करते करते जो ये एक्स्ट्रा कारतूस लाए थे, ये सारे कारतूस इनके समाप्त हो गए, बस एक बुलेट बची इनके पास। अब सिर्फ एक बुलेट, क्या करें? अब फायर, अब आप पूछेंगे क्यों कर रहे थे? फायर इसलिए कर रहे थे कि अगर किसी झाड़ के पीछे कहीं पे बाघ अगर है तो या तो निकलेगा इनके ऊपर अटैक करने के लिए, या फिर गुर्राएगा, मतलब कुछ हलचल करेगा, कोई मूवमेंट करेगा। कुछ भी नहीं हुआ। तो इन्होंने वो लास्ट बुलेट भी लोड करी और सामने एक सिमल का पेड़ था, लेके वो सिमल के पेड़ में फायर दाग दिया। इनको ऐसा लगा कि जैसे वहाँ पे गुर्राने की आवाज़ आई। फिर इनको लगा नहीं यार, ये मेरे मन का वहम है, कोई गुर्राया उर्राया कुछ नहीं है। और उसके बाद में ये लौट गए। अब ना बुलेट है ना कुछ है, क्या करना था जंगल में बैठ के, अपने आदमी के साथ ये लौट गए। अब ये चौथे दिन फिर आए। जब ये आए तो उस मैदान के पास पहुंचे तो इन्होंने देखा कि इनका वही मित्र जो किसान, जो भैंसों को जो लेके चल रहा था, वो दिखाई पड़ा अपनी भैंसों को लेके जाते हुए। उससे बातचीत होने लगी। तो उससे जब इनको देखा तो वो बड़े आश्चर्य और खुशी के जो भाव चेहरे में आते हैं, वो भाव से इनको देख रहा है। और साहब, मतलब उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। जिम कॉर्बेट साहब ने बोला भाई क्या बात, बड़े खुश, बड़े आश्चर्य, ये सब क्या हो गया? क्या साहब क्या हो गया? बैठिए पहले मैं बताता हूँ।
तो एक चट्टान के ऊपर बैठे, सिगरेट निकली, जलाई गई, दोनों लोग अपना सिगरेट का मांग रहे। बोला साहब परसों मैंने 2 बाघों की आवाज़ सुनी। अब 2 बाघ कौन? एक तो वही जो पावलगढ़ का बैचलर था, दूसरा कौन? जिम कॉर्बेट साहब ने जो आवाज़ निकाली। क्या 2 बाघों की आवाज़ सुनी, उसके बाद फिर साहब आपकी बुलेट की आवाज़ सुनी, और फिर उसके बाद शेर का जो है मैंने बहुत भयंकर आवाज़ें सुनी। तो मुझे ये लगा कि वहाँ पे 2 बाघ हैं, आपने एक बाघ को तो गोली मार दी है, वो मर गया है, और दूसरे बाघ ने आपको गोली मारते हुए देख लिया है, इससे पहले आप उस पर गोली चलाए, उसने आप पे अटैक कर दिया, और आपकी गुस्से के मारे आपकी तो उसने जो है बिल्कुल उधेड़-बुन कर दी है और आपको खा गया है। लेकिन अभी आपको सामने देख करके तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और ये वो। तो जिम कॉर्बेट साहब ने उसको बताई पूरी बात, देख भाई ऐसा है, मैंने गोली मारी उसको, उसके यहाँ से आँख से 1 इंच नीचे मारी, और जो उसके सर के पीछे से निकली है, और वहाँ पे उसकी हड्डी भी गिरी हुई है, और उसको ढूंढना है। अब वो जिंदा है, मर गया है, क्या है मुझे नहीं पता है। तो उसने बोला कि साहब अगर आप बता रहे हो हड्डी भी उसकी निकल गई है, और गोली आपने चलाई थी उससे उसकी हड्डी टूट के बाहर गिर गई, तो ऐसी हालत में बाघ 2-2.5 घंटे से ज़्यादा तो क्या बचा होगा, अब बचा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, बाघ के कई बार सर पे गोली लग के निकलती है और पार हो जाती है, और बाघ जो है रिकवर कर जाता है, तो गारंटी नहीं दी जा सकती है, इसको ढूंढा जाए। तो साहब ढूंढने के लिए क्या करें, उससे बोलो एक बहुत पुराना तरीका था किसी घायल बाघ को ढूंढने का, कि भैंसों को लेके चला जाए। काफ़ी पुराना तरीका था, तो जिम कॉर्बेट साहब ने इसे आजमाया कभी नहीं था, तो आज उनको एक मौका मिला, उन्होंने कहा चलो इसको आजमा के देखते हैं। उन्होंने उसको बोला भाई तू अपनी ये भैंसों को लेके चल और आइडिया आ जाएगा। आगे आगे जिम कॉर्बेट और वो, और पीछे पीछे भैंसे चलना शुरू हुआ। तो वो सिमल के पेड़ के पास जब पहुंचे तो भैंसें रुक गई, उनके नथले जो थे फूलने पिचकने लगे, यानी कि बहुत जोर जोर से सांस लेने लगी, और अपने खुर से जमीन को में मारने लगी, जो भैंसें करती हैं हमेशा, और वो यूं यूं करके अपना पटकना पाँव को। तो ये जिम कॉर्बेट साहब समझिए कि बाघ यहीं कहीं पे है, आसपास में है। तो उन्होंने उस गांव वाले से कहा कि भाई तू अपनी भैंसों को लेकर चुपचाप यहाँ से चले जा, क्योंकि डर था अगर बाघ यहाँ पे हो सकता है वो भैंसों पे अटैक कर दे, और भैंसों के साथ में झगड़ा हो और उतनी भैंसें बाघ पे से टूट पड़े, मतलब गुत्थम गुत्था आपस में ये दोनों आप वो करें, उस बीच में कहीं हम लोग कोई आ गए तो सब मामला खराब हो जाएगा। तो भैया तू यहाँ से लौट जा, और मैं जो है अब आगे अकेले जाके देख लूँगा। वो अपना भैंसों को लेके लौट गया। ये आगे बढ़े, सेमल के पेड़ के पास पहुंचे, उसके पीछे उन्होंने देखा एक छोटा सा गड्ढा सा है जिससे कुछ सूखी पत्तियां पड़ी हुई थी, और वहां पे खून के निशान थे। इन्होंने उस जगह को जाके टच किया तो जगह गर्म थी, यानी कि बाघ कुछ ही देर पहले वहां से गया था, और यानी कि कल भी बाघ वहीं पे था जब अनशन गोलियां चलाई थी। लेकिन बाघ निकला नहीं था, क्यों? क्योंकि बाघिन की आवाज़ को सुन के, मेट के आवाज़ के धोखे में आकर के एक धोखा खा चुका था, वो दोबारा ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। और अब जब ये इन लोगों की भैंसों की और इन सब की आवाज़ सुनी तो वो एक और उठ के निकल गया था। जिम कॉर्बेट साहब ने उसका पीछा करना शुरू किया, कुछ दूर तक गए। वो जो है वहाँ से आगे जाकर के एक रास्ता नीचे उतरता था, जो ये जंगली जानवर, ये हिरण विरण गुरड़ काकड़ इनके आने जाने का जो रास्ता होता है, उस रास्ते में वो नीचे उतर गया था। जिम कॉर्बेट साहब भी उसी रास्ते में नीचे उतरे। वहाँ पे उसके निशान मिलने बंद हो गए, क्योंकि क्या था वो जगह पे पत्थर का रास्ता था, पत्थर बहुत थे, तो वहाँ पे उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। तो वो उसी रास्ते में करीब आधा मील और आगे बढ़े। आगे जाके उन्हें थोड़ी सी एक जगह दिखाई पड़ी जिसमें थोड़ा नमी थी, तो वो देखने लगे शायद हो सकता है यहाँ पे कहीं पे उनको बाघ के पाँव के निशान दिख जाएं। अचानक उनकी नज़र सामने पड़ी, सामने तो एक पेड़ के पीछे से उनको बाघ दिखाई पड़ा, जिसकी पिछली टांगें और पूंछ दिखाई पड़ रही थी, बाकी का शरीर पेड़ से ढका हुआ था। तो इन्होंने तुरंत अपनी गन निकाली, गन निकाल करके एम किया, फायर करने वाले थे, अचानक रुक गए, गन उतार के रख ली। कारण ये था उस एरिया में 2 टाइगर्स की मूवमेंट थी, एक तो ये बैचलर की और एक टाइगर कोई और था। तो उन्होंने सोचा कि अगर मान लो ये बैचलर नहीं हुआ
और ये कोई दूसरा टाइगर हुआ तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मैं तो दो दो बाघों का दुश्मन बन जाऊंगा, घायल बाघों का। और कॉर्बेट साहब बताते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल वो होता है जहां पे कोई घायल बाघ हो, और दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी क्या होता है, वो भी घायल बाघ ही होता है। तो दो दो बाघों से मुकाबला पॉसिबल नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाने वाला है। तो इन्होंने विचार त्याग दिया और एक ओट लेके खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद वो बाघ वहां से आगे बढ़ गया। अब ये दबे पांव उस जगह में पहुंचे। मैंने बताया ये रबड़ सोल के जूते पहनते थे तो चलने में इनकी आवाज़ होती नहीं थी। ये उस जगह में जाके पहुंचे तो इन्होंने वहां पे खून की बूंदें देखी। फिर इनको अफसोस हुआ, कहा अरे यार गोली मार देता मैं, ये तो वही पावलगढ़ का बैचलर है। लेकिन चलो अब जो हो गया, कुछ किया नहीं जा सकता था। अब इनको उसके जाने का जो रूट दिखाई पड़ा, उससे इनको ये लगा कि ये आगे जाएगा, ये पानी के स्रोत के पास जाएगा और वहां पे जाकर के ये पानी पिएगा, शायद इसका घाव थोड़ा रिकवर कर रहा है, तो क्यों ना मैं इससे पहले पहुंच जाऊं। तो इन्होंने दूसरा रास्ता लिया और बड़ी तेजी से चलते हुए बढ़ गए आगे की तरफ। और बड़े चले जा रहे थे, अचानक जो है कहीं से इनके नज़दीक से ही एक सांभर बोला बोला और दौड़ गया, अलर्ट कॉल दिया और दौड़ गया। ये तुरंत जमीन में लेट गए। ये इनको पता चल गया कि इनके आसपास में ही अब बाघ है और बड़ा खतरनाक मामला है। और इन्होंने बिल्कुल लेट गए ये ज़मीन में। इन्होंने गन अलर्ट कर ली और तैयार कर ली और क्रॉल करके ये आगे भी बढ़ जाते, फिर रुक जाते, फिर देखते, फिर आगे बढ़ते, फिर क्रॉल करके देखते। ऐसे करते करते ये दो चार गज बस इतना ही आगे बढ़े। इन्होंने जैसी चीन उठाई, यूं करके ऊपर देखा, गन ऐसे करके गन रखी है, यूं उठा के चीन उठाई, गन यूं देखी, सामने खड़ा हुआ बाघ, बैचलर ऑफ पावलगढ़, पावलगढ़ का कुंवारा, इनको देख रहा है, इनकी एक्टिविटी को। इन्होंने धाएं धाएं 2 फायर किए, वो वहीं पे गिरा और बिना कोई आवाज किए परलोक सिधार गया। ये उठे, नजदीक गए, पत्थर मार के देखा, उसने कोई हलचल नहीं करी, लकड़ी फेंक के देखी, कोई हलचल नहीं करी। जब श्योर हो गया कि ये मर गया है, उसके पास जाके गए, देखा, उसको बिना चेक किए ही ये पहचान गए कि यही है पावलगढ़ का बैचलर। यूनाइटेड प्रोविंस का सबसे विशाल, सबसे बड़ा बाघ, जो सबसे बड़ी ट्रॉफी है वो मैंने जीत ली है। बड़े खुश। अब ये खुशी उस जंगल में किससे बांटे। तो ये दौड़े अपने घर की तरफ। घर दौड़ के सबसे पहले अपनी बहन को और फिर अपने आसपास के गांव वालों को इन्होंने बुलाया और सबको बताया और बोला कि 20 लोगों को कलेक्ट किया, बोला चलो मेरे साथ उसको लाने के लिए। अब 20 लोगों का दल, रॉबिन और इनकी जो बहन थी मैगी, मैगी था शायद नाम उसका, वो भी चल दिए। वहाँ पे पहुँच के सबने बाघ को देखा तो सब देखते रह गए, इतना बड़ा बाघ। तो मैगी ने मीटर निकाला नापने के लिए, तो उसको रख के नापा गया तो 10 फुट 7 इंच। इन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर दोबारा से नापा तो 10 फुट 7 इंच, यानी कि सबसे बड़ा बाघ अपनी ज़िंदगी का। जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी लाइफ में करीब 30 आदमखोर मारे थे, जिनमें से 19 बाघ थे, यानी कि टाइगर थे। लेकिन एक ये जो था, ये मैन ईटर नहीं था, ये नरभक्षी बाघ नहीं था। ये सिर्फ इसलिए मारा गया था कि ये सबसे बड़ा बाघ था। तो मैंने शुरुआत में बोला था ना कि कई बार कोई खूबसूरती खुद की दुश्मन हो जाती है। तो इसकी दुश्मन इसका शरीर हो गया था, जिसको पाने के लिए ट्रॉफी हंटर्स में जो है होड़ मची हुई थी, जिसकी विजय श्री मिली जिम कॉर्बेट साहब को। अब सुनिए, उसको लेकर के वापस चलने लगे। जिम कॉर्बेट साहब जो अभी तक इतने उत्साहित थे, जब लौटने लगे, इनके अंतर्मन से एक हल्की सी आवाज़ आई, क्या मैंने ये सही किया? इस बाघ को मार के मैंने सही किया? ये तो आदमखोर भी नहीं था, इसने तो कोई गुनाह किया ही नहीं था, कोई नियम नहीं तोड़ा था। बस घर पहुँचे, राइफल रख दी, राइफल सरेंडर कर दी, ये कहिए, अपने कदमों में। और
नंबर 1 शिकारी, क्लास 1 का दर्जा प्राप्त, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जिसको जाके शिकार अलाओ, किसी भी जंगल में जिसको जाना अलाओ, ऐसा शिकारी, ऐसा हंटर बन गया एक संरक्षक, बाघों का संरक्षक। कसम खा ली बाघ नहीं मारूंगा, और उसका जो भी मारे उन्होंने आदमखोर मारे, लेकिन किसी निर्दोष बाघ को नहीं मारा। तो इतने महान जिम कॉर्बेट, जिनके नाम से आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और इनके महानता के बड़े किस्से हैं। देखिए, शिकारी तो थे और ये फोटोग्राफी भी करते थे। ये बीच में इन्होंने शिकार छोड़ दिया था, इसको जो मारा था दोबारा शिकार करना शुरू किया था। उसके दौरान बीच में इन्होंने फोटोग्राफी शुरू कर दी थी बाघों की। ये वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने लगे थे, उनके बारे में लोगों को बताने लगे थे। लेकिन ऊपर वाले के लिखे में क्या है वही होता है, जो मंजूर खुदा होता है ना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पावलगढ़ का बैचलर कहानी? दोस्तों, अगर पसंद आई हो तो जो हमेशा कहता हूँ वही आज भी कहूँगा, लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। आगे की कहानियाँ और सुननी हो तो बेल आइकन टच कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो दोस्त पहली बार जुड़े हैं इस चैनल उत्तरांचल डायरीज से, उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर दें। दोस्तों, इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। थोड़ा सा कमर में स्ट्रेन भी पड़ने लग गया है, पता ही है ये 8 साल से जो बिस्तर में पड़ा हूँ यार, कैसी सजा हो गई है। अब इससे ज़्यादा बैठ नहीं पाता हूँ, तो परमिशन दें दोस्तों। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय 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 माँ भारती, जय भारत माँ।